हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू साइको। आज हम बायोलॉजी का प्रैक्टिस 2 डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में भी हमने सेल के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे वो डिस्कस किए थे। अब हम जो रिमेनिंग एमसीक्यूज है उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ इरिथ्रोसाइट इन ह्यूमन बीइंग एंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग मोस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन। अब इन्होंने बोला है जो ह्यूमन में इरिथ्रोसाइट सेल्स होती है, ये इरिथ्रोसाइट्स होती है वो, या उसकी जो झिल्ली होती है उसमें अधिकांश कार्य कौन सा प्रोटीन या फिर लिपिड करता है। ठीक है, अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन फर्स्ट है प्रोटीन, ऑप्शन सेकंड है लिपिड, ऑप्शन थर्ड है ग्लाइकोप्रोटीन और ऑप्शन फोर है ग्लाइकोलिपिड। अगर हम इरिथ्रोसाइट की बात करें, ठीक है, इरिथ्रोसाइट को ही हम क्या बोलते हैं, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल। अब जो रेड ब्लड सेल है ये क्या होती है, ये क्या करती है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को लंग से बॉडी में पहुंचाती है। ठीक है, O2 को कहाँ से कैरी करेगी, लंग से, और कहाँ ले जाएगी, बॉडी में। अब जो ये आरबीसी होता है, आरबीसी होता है, आरबीसी में क्या होता है, एचबी कंटेन रहता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो क्या है, आयरन माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। अब अगर हम इरिथ्रोसाइट की बात करें, जब ये इरिथ्रोसाइट बनता है तो इरिथ्रोसाइट की जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, इसमें 40% प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, हीम प्लस ग्लोबिन, अगर हम हीम को हटा दें जो ग्लोबिन पार्ट बचता है वो क्या होता है, प्रोटीन। तो इसमें क्या है, 40% प्रोटीन है और 52% क्या है, लिपिड है। ठीक है, और रिमेन जो 8% होता है वो ऑलिगोसेक्राइड है। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि जो 52% है वो क्या है, लिपिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सेल इज द फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज। जब भी हम सेल की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोशिका क्या है, सभी जीवित जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अगर ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ठीक है, यानी कि जो कोशिका की पूरी संरचना है, या जो हम बोलते हैं कि कोशिका है, कोशिका में क्या है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनीज है, अगर किसी भी सेल ऑर्गेनीज को कम कर दे तो जीवन क्या है, सुनिश्चित नहीं हो सकता। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन इसमें दिए गए, द मेटाबॉलिक रिएक्शन ओनली अकर इन द इनसाइड द लिविंग सेल। लेकिन अब जब सेल की बात करते हैं, सेल में जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है या मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, खाते हैं इनसाइड द सेल, लेकिन कुछ बाहर भी होती है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है। अगर हम बात करें कि न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन द सेल्स इंश्योर द लिविंग स्टेट, की जो न्यूक्लिक एसिड है उसी के कारण जीवन अवस्था सुनिश्चित है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, उसके कारण क्या है, लिविंग स्टेट सुनिश्चित होती है। ठीक है, ऑप्शन 4 दिया गया है, द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनीज कॉज डिफरेंशिएशन ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग, की जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन होते हैं सिर्फ वही क्या है, एक विशिष्ट कार्य करते हैं, ऐसा नहीं है, सब ऑर्गेनीज का अपना अपना फंक्शन है। तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाता है इसका, ऑप्शन ए, कि अगर सेल के किसी भी ऑर्गेनीज को कम, अगर सेल में से न्यूक्लियस हटा दे तो सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा, है ना, या कोई भी अगर उसमें से राइबोसोम्स को कम कर दे तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा और जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो नहीं हो पाएगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। And next question है, who conclude based on his study on plant tissue that the presence of cell wall is a unique characteristics of plants। इसका मतलब क्या है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं, पादप उत्तक होती है, उनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिकाओं में एक जो पादप कोशिका होती है उसमें एक विशिष्ट या फिर यूनिक फंक्शन प्ले करती है। ठीक है, ये किसने बोला। अब अगर हम इसमें ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है मिथियान स्लेडन, सेकेंड है थियोडोर श्वान, थर्ड है रुडोल्फ विर्सो और फोर्थ है रॉबर्ट हुक। अगर हम रॉबर्ट हुक की बात करें तो ये इन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियस को इन्वेंट किया था। अगर हम मिथिया सेल्डन की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, सेल थ्योरी दी थी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ओल्ड सेल थ्योरी किसने दी थी, शेल्डन, स्वान और विर्चो ने, तीनों ने मिलकर दी थी। ठीक है, लेकिन जो मेन रोल था वो किसका था, शेल्डन और स्वान का। तो यानी कि मिथिया शेल्डन भी इसके आंसर नहीं है, रॉबर्ट हुक भी इसका आंसर नहीं है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, थियोडोर श्वान और रुडोल्फ विर्सो। अब जो थियोडोर श्वान थे ये क्या थे, एक जर्मन फिजिशियन थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जर्मन फिजिशियन थे, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था पेप्सिन को, और इन्होंने ही क्या किया, सेल वॉल के बारे में कंक्लूड किया। इन्होंने क्या बोला कि जो सेल वॉल है प्लांट सेल में, प्लांट सेल की आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल, और ये क्या है, एक स्पेशल फंक्शन प्ले करती है आउटर लेयर, और वो स्पेशल फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, जितने भी सेल ऑर्गेनीज होते हैं उनका प्रोटेक्शन करती है। तो ये किसने बोला, थियोडोर स्वान ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, थियोडोर स्वान। और अगर हम रुडोल्फ विर्सो की बात करें तो रुडोल्फ विर्सो ने भी क्या किया था, ओल्ड सेल थ्योरी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, थियोडोर स्वान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मीजोजोम इन प्रोकैरियोट डू नॉट हेल्प इन, कि जो प्रोकैरियोटन में से किस में मदद नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सेल वॉल फॉर्मेशन, सेकंड है डीएनए रेप्लिकेशन, थर्ड है रेस्पिरेशन और फोर्थ है फोटोसिंथेसिस। अगर हम मीजोसोम की बात करें तो मीजोसोम क्या है, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स है, मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है तो उसमें क्या है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं या उनकी फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम मीजोसोम भी बोलते हैं। हमने लास्ट क्लास में भी मीजोसोम के बारे में डिस्कस किया था। ये मीजोसोम किस में हेल्प करते हैं, सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करेंगे, ठीक है, और सेलुलर रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये इनफोल्डिंग क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण क्या है, सेल वॉल का फॉर्मेशन भी अच्छे से होगा, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए स्पेस मिल जाएगा और जो सेलुलर एक्टिविटी है वो भी इन्हेंस हो जाएगी। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस किस में होता है, प्लांट सेल्स में, ठीक है। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर है वो है फोटोसिंथेसिस, यानी कि मीजोसोम का काम फोटोसिंथेसिस करना नहीं है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ यूकैरियोटिक सेल डज नॉट इंक्लूड, कि जो यूकैरियोटिक सिस्टम है, एंडोमेट्रियम सिस्टम होता है, उसमें से क्या शामिल नहीं होता उसमें, ठीक है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इसमें क्या दिया गया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइसोसोम, वैक्यूल्स और प्रॉक्सीसोम। अगर हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें तो एंडोमेट्रियम सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, ईआर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस गोल्जी अपरेटस से मिलकर ये बना होता है। जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है ये क्या होता है, सीरीज ऑफ कंपार्टमेंट होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो एक साथ इकट्ठा होकर क्या करती है, एक तो जितना भी प्रोटीन्स या फिर लिपिड है उसको पैक करेगी, उसको स्टोर करेगी और साथ में क्या करेगी, उसका शिपमेंट करेगी, जहाँ भी बॉडी में नीड होगी प्रोटीन की या फिर लिपिड की, उसको वहाँ पर पहुँचाने का काम करेगी। अब जो फोल्डिंग्स होती है इनमें क्या होता है, इन फोल्डिंग्स में कुछ सैक्स और ट्यूब्स प्रेजेंट होती है। ये ट्यूब्स क्या करती है, जितना भी वेस्ट है या फिर जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको इनगल्फ करने का भी काम करती है, या बोल सकते हैं उनको खाने का काम करती है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने बोला ना कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस से मिलकर बना होता है, तो ये तो प्रेजेंट है इसमें। लाइसोसोम भी प्रेजेंट है, वैक्यूल्स, क्योंकि ये क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है प्रोटीन को, ठीक है, तो वैक्यूल्स के फंक्शन को भी बढ़ा रहा है, तो वैक्यूल्स भी इसमें प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम पॉरोक्सीसोम की बात करें तो ये इसमें प्रेजेंट नहीं होता, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगर हम प्रॉक्सीसोम की बात करें तो ये क्या होता है, एक स्मॉल मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड या फिर बोल सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन है। और ये क्या करते हैं, जितने भी ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं ना वो प्रेजेंट करते हैं, जिससे क्या है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, जो मोस्टली किस में होता है, प्लांट सेल में। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 है, क्योंकि यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रही है, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोक्सिसोम्स नहीं होते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाता है, ऑप्शन 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस एंड ट्रांस फेसेस ऑफ द गोल्जी अपरेटस आर, कि जो गोल्जी उपकरण के सिस और ट्रांस फेज है ये वो कैसे होता है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सिमिलर बट नॉट इंटरकनेक्टेड, कि समान तो है लेकिन परस्पर नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं जुड़े हुए नहीं है। सेकेंड है सिमिलर पर इंटरकनेक्टेड, कि समान भी और जुड़े हुए भी है। अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें तो उसने क्या बोला, पूरी तरह से अलग होता है लेकिन आपस में जुड़े होता है। अगर फोर्थ की बात करें एंटायरली डिफरेंट नॉट इंटरकनेक्टेड, ये पूरी तरह से अलग है और साथ में जुड़े हुए भी नहीं है। अब अगर हम सबसे पहले गोल्जी अपरेटस के स्ट्रक्चर की बात करें तो गोल्जी अपरेटस को हम क्या बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। गोल्जी अपरेटस को हम क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अगर गोल्जी अपरेटस की बात करें तो इसको डिस्कवर किसने किया था, मैंने आपको जब क्लास ली थी तब भी बताया था, कैमलियो गोल्जी ने इसको क्या है, इन्वेंट किया था। कैमलो गोल्जी ने गोल्जी अपरेटस को फर्स्ट डिस्कवर किया था 1898 में, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये जो गोल्जी अपरेटस होता है वो कुछ इस तरह से क्रिस्टीज और इसमें मैट्रिक्स, मतलब इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसमें फोल्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, सिस फेस, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस फेस। अब ये प्रेजेंट किस में होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में, है ना। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या होता है, डिस्क शेप होता है, इसमें बहुत सारी डिस्क दिखाई दे रही है ना आपको, डिस्क शेप होता है, साथ में मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ठीक है। अब अगर हम इसके अरेंजमेंट की बात करते हैं तो इसमें 2 फेस प्रेजेंट होते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस, ठीक है। अब सिस फेस कौन सा होता है, अपर पोर्शन, और ट्रांस फेस होता है लोअर पोर्शन। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें कि सिमिलर बट नॉट
इंटरकनेक्टेड, तो ये सिमिलर नहीं होते। जो ट्रांसफेज होता है वो छोटी मैट्रिक्स होती है, और जबकि जो जो सिसफेज होता है वो क्या होता है, छोटी फोल्डिंग होती है, और ये क्या होती है, बड़ी फोल्डिंग होती है। तो ऑप्शन 1 गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन में भी इन्होंने बोला सिमिलर, तो ये भी गलत हो जाता है। अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें कि एंटायरली डिफरेंट, ये क्या है, एंटायरली डिफरेंट होती है, और क्या है, इंटरकनेक्टेड होती है। लेकिन इंटरकनेक्टेड क्यों, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है, तो ये क्या है, एक मेम्ब्रेन के थ्रू जुड़ी रहती है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लास्टिड यूज इन स्टोरिंग प्रोटीन आर कॉल्ड, की जो प्रोटीन के भंडार में प्रयुक्त प्लास्टिड कहलाते हैं। अब ऑप्शन इसमें दिए गए हैं अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अब सबसे पहले प्लास्टिड के होते हैं, प्लास्टिड के होते हैं प्लांट सेल ऑर्गेनिज होते हैं। अब प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं। प्लास्टिड क्या है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर प्लास्टिड के टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं ये। ठीक है, 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं इसके, फर्स्ट है क्रोमोप्लास्ट, सेकंड है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये क्या होता है, कलर प्लास्टिड होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन, कि इसमें सारे तरह के कलर होते हैं लेकिन ग्रीन कलर प्रेजेंट नहीं होते। यानी कि ये क्या करते हैं, जितने भी फ्रूट्स या प्लांट्स हैं उसको कलर प्रोवाइड करते हैं। अब अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये क्या करते हैं, ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है, यानी कि किस में हेल्प करेंगे, फोटोसिंथेसिस में। और अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये कलरलेस पिगमेंट होते हैं या फिर कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं, स्टोरेज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, जितने भी सब्सटेंस चाहिए होते हैं प्लांट्स को, उसको स्टोरेज करते हैं। अब अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट भी फिर से फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब ल्यूकोप्लास्ट के जो 3 टाइप्स है वो कौन कौन से, फर्स्ट है एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है, सेकंड है अमाइलोप्लास्ट और थर्ड है इल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, अगर हम एल्यूरोप्लास्ट की बात करें तो ये स्टोर करेंगे प्रोटीन को, अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करते हैं, और जो एल्यूरोप्लास्ट होते हैं ये किसको, फैट को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट क्या करते हैं, प्रोटीन को स्टोर करने का काम करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, द कंसेप्ट ऑफ एमिनस सेलुलाई ई सेलुलाई रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज बाय, कि जो कोशिका विभाजन के संबंध में ओमिनस सेलुला ए सेलुलाई की अवधारणा है वो सबसे पहले किसने प्रस्तावित की। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में फर्स्ट दिया है अरस्तु, सेकंड दिया है रुडोल्फ वर्सो, थर्ड दिया है थियोडोर श्वान और फोर्थ है सेल्डन। अगर हम सबसे पहले ओमिना सेलुलाई की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो ओल्ड सेल है उसी से क्या है, न्यू सेल मिलकर बनी है, या हम बोल सकते हैं कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है वो क्या बनाती है, न्यू सेल्स। तो हम बोल सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग सेल्स है, ठीक है, एग्जिस्टिंग सेल्स है वो क्या है, पेरेंट सेल्स है, और जो न्यू सेल्स बनी है वो क्या है, डॉटर सेल है। तो ये किस थ्योरी में बोला गया, ओमिना सेलुलाई ई सेलुलाई थ्योरी में। ठीक है, अब अगर हम ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है अरस्तु। अगर अरस्तु की बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जियोलॉजी क्या है, अरस्तु है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। अगर हम ऑप्शन सेकंड की बात करें, रुडोल्फ वर्चो, थियोडोर स्वान और शेल्डन की बात करें तो तीनों ने ही क्या है, ओल्ड सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, तो लेकिन जो सेल्डन और स्वान थे इन्होंने सिर्फ ओल्ड थ्योरी दी, तो ये दोनों तो ऑप्शन से हट जाते हैं। अब ऑप्शन 2 आ जाता है रुडोल्फ वर्चो। अगर रुडोल्फ वर्चो की बात की जाए तो इन्होंने क्या किया, मॉडिफाइड सेल थ्योरी दी, मतलब कि जो सेल थ्योरी थी वो भी, और साथ में इन्होंने क्या बोला कि जो सेल है, ये जो ओल्ड न्यू सेल्स है वो किससे ड्राइव्ड होती है, ओल्ड सेल से, यानी कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है उसी से क्या है, न्यू सेल्स ड्राइव होती है। ये किसने बोला, रुडोल्फ वर्चो ने, और यही क्या था, सिद्धांत ओमिना सेलुलाई ई सेलुलाई का। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ का जो साइज होता है वो कितना होता है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो पीपीएलओ होता है ये किस में प्रेजेंट होता है, या हम बोल सकते हैं ये क्या है, माइक्रोप्लाज्म का ही एक पार्ट है या फिर ऑर्गेनिज्म है। तो जो माइक्रोप्लाज्म होती है इसमें क्या होता है, माइक्रोप्लाज्मा, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, और जो इसमें रेस्पिरेशन होता है वो भी कैसा होता है, एनारोबिक, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की डिमांड नहीं होती। और ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिज होता है। हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड का जो स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज है वो क्या है, पीपीएलओ या फिर माइक्रोप्लाज्मा है। अब ये क्या होता है, इसमें क्या, एक तो सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन नहीं होता है इसमें, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये क्या करेंगे, पैथोजेनिसिटी कॉज करेंगे, यानी कि क्या बोल सकते हैं, डिजीज़ को कॉज करेंगे पीपीएलओ।
ठीक है। और अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ कितना होता है 0.1, यानी कि ऑप्शन 4 क्या है इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की इनमें से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल, मान लो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें क्या होता है सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है प्लांट सेल की तरह, ठीक है, तो यानी कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसका राइट आंसर नहीं है। अब इसमें क्या होता है डीएनए, इसमें क्रोमोसोम्स की जगह क्या होता है डीएनए या फिर आरएनए मैट्रिक प्रेजेंट होता है जिसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है न्यूक्लियर एनवलप एब्सेंट होता है। अब जो ये इसमें न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता है तो इसमें क्या होता है जितना भी सेल डिवीज़न होगा या फिर सेलुलर एक्टिविटी होगी वो किस में होगी मैट्रिक्स में, यानी कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगी। इसमें क्या है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहते हैं, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट रहते हैं और मिसोसोम भी प्रेजेंट रहते हैं। तो जिसका राइट आंसर हो गया वो राइट आंसर क्या है ऑप्शन ए। इसमें न्यूक्लियस एनवलप प्रेजेंट नहीं होता है, तो ऑप्शन ए इसका क्या है राइट आंसर हो जाता है। मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड, ठीक है, इसको हम मैच करने के इनके फंक्शन क्या है। अगर हम सबसे पहले गोल्जी अपरेटस की बात करें तो गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन थर्ड को हम किससे मिला, ऑप्शन फर्स्ट को हम ऑप्शन थर्ड से मिला देते हैं, ठीक है। अब अगर हम लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं डाइजेस्टिव बैग, या फिर हम बोल सकते हैं डाइजेस्टिव बायोमोलिक्यूल, तो ऑप्शन बी को हम किससे मिलाएंगे ऑप्शन 4 से। अब वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स क्या करते हैं स्टोरेज यूनिट होती है, ठीक है, स्टोरेज यूनिट है, तो इसको हम किससे, और ये क्या करते हैं स्टोर करके जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको ट्रैप करते हैं या फिर एक्सक्रीट कर देते हैं, तो यानी कि ऑप्शन सी को हम किससे मैच करेंगे ऑप्शन बी से, ठीक है। अब राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स क्या है प्रोटीन फैक्ट्री है, किसमें हेल्प करेंगी प्रोटीन के सिंथेसिस में, तो ऑप्शन 4 को हम ऑप्शन फर्स्ट से। अब इस सीक्वेंस में हम अपने आंसर को मैच कर लेते कि गोल्जी अपरेटिस यानी कि ए का क्या है थर्ड, ठीक है, तो ए का थर्ड हो गया। अगर हम बी की बात करें लाइसोसोम्स का किससे हमने मैच किया डाइजेस्टिव मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये भी ठीक है। सी की बात करें वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स को हमने किससे मैच किया है सेकेंड कॉलम के ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से, तो ये भी ठीक है। अगर हम डी राइबोसोम्स की बात करें तो हमने इसको किससे मैच किया प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो ये ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, की जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है उसमें लेयर की जो प्रेजेंस होती है वो कैसे होती है। अगर हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल की बात करें तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल सबसे पहले किसने दिया था सिंगर और निक्लोसन ने, ठीक है, हमने क्लास में भी पढ़ा था सिंगर और निक्लोसन ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था। अब इस फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी है, ठीक है, और ये क्या होता है सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या है कुछ इस तरह से अरेंजमेंट देखने को आपको मिल सकती है। अब जो हेड एंड होता है ये क्या होता है पोलर बॉडी होती है, ठीक है, हेड एंड, और क्या होते हैं हाइड्रोफोबिक होती है वाटर, हाइड्रोफिलिक होती है वाटर लविंग, और जो ये अंदर वाली कंपोजिशन होती है ये नॉन पोलर बॉडी होती है और क्या होती है वाटर हीटिंग होती है, यानी कि जो टेल होगी वो क्या होगी वाटर फोबिक होगी, वाटर हीटिंग होगी, जो हेड होगा वो क्या होगा वाटर लविंग होगा, ठीक है। तो अब हमने स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा कि जो आउटर लेयर है वो क्या है पोलर है, नॉन पोलर नहीं है, ठीक है, जो हाइड्रोफिलिक लेयर है वो क्या है पोलर है, तो ये आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। सेकंड उन्होंने बोला कि जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो कहते हैं पोलर, जबकि नहीं वो क्या होते हैं नॉन पोलर होते हैं, तो ऑप्शन ये भी गलत है। ऑप्शन 4 अगर प्रोटीन की बात करें तो मिडल लेयर प्रोटीन की नहीं फॉस्फोलिपिड की होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है, तो ऑप्शन 3 क्या है इसका राइट आंसर है कि फॉस्फोलिपिड फॉर्म बायोमोलिक्यूल लेयर इन मिडल पार्ट की, जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस में रहते हैं मध्य परत में रहते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका क्या है राइट आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन द फिगर करेक्टली मैच विद इट फंक्शंस, इसमें कुछ ऑर्गन दिए गए हैं और उनके फंक्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा सही है। अगर हम गोल्जी अपरेटस की बात करें तो सबको पता है कि जो गोल्जी अपरेटस होती है वो क्या है सिपिंग सिस्टम है, प्रोटीन सिंथेसिस करना किसका काम है राइबोसोम्स का, तो ऑप्शन ही गलत हो जाता है। फिर सेकंड ऑप्शन इसमें दिए गए गोल्जी अपरेटस फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, ये भी गलत हो जाता है क्योंकि गोल्जी अपरेटस का काम क्या है सिपिंग सिस्टम या फिर प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेकर, ठीक है। अब ऑप्शन 3 है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है
राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो प्रोटीन सिंथेसिस इसका मेन काम होगा, ठीक है, और लिपिड सिंथेसिस सेकेंडरी काम होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में भी यही डाउट आया था, ठीक है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें क्या है, राइबोसोम्स अटैच रहते हैं, तो ये इनका जो मेजर काम होगा वो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस करना, और सेकेंडरी काम होगा लिपिड के सिंथेसिस करना, मतलब बहुत कम अमाउंट में करेगा। और लास्ट ऑप्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, तो ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, कि लिपिड के संश्लेषण के लिए प्रमुख स्थल कौन सा है। तो ऑप्शन इसमें दिए गए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिम्प्लास्ट, न्यूक्लियोप्लास्ट और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर हम सबसे पहले ऑप्शन में जाएं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन से होते हैं, जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो और इनका मेजर काम क्या होता है, लिपिड की सिंथेसिस करना, और सेकेंडरी काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, तो इनका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, तो ये इसका आंसर नहीं है। न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें तो ये भी सेल ऑर्गेनीज होते हैं, वो किस में फ्लोट करते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं है। अगर हम सिम्प्लास्ट की बात करें, सिम्प्लास्ट क्या है, कोई भी सेल ऑर्गेनीज नहीं है, ये क्या है, प्लांट सेल में एक मूवमेंट का नाम है। मतलब कि सिम्प्लास्ट में क्या होगा कि जो भी दो सब्सटेंस है, ठीक है, दो सब्सटेंस का जब मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा, ये दो सब्सटेंस है अलग अलग और दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएगी, तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, सिम्प्लास्ट, और जो किस में होता है, प्लांट्स में, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो किस में हेल्प करेगा, लिपिड के सिंथेसिस में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, नॉन मेम्ब्रेनियस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस आर द साइट फॉर एक्टिव सिंथेसिस ऑफ। जो नॉन मेम्ब्रेनियस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है उसमें न्यूक्लियस में एक्टिव सिंथेसिस किसका होता है, ठीक है। अब ऑप्शन में इसमें दिया गया है प्रोटीन, mRNA, rRNA और tRNA, ठीक है। अब अगर हम सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस काम किसका होता है, राइबोसोम्स का, ठीक है। और जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो किस में होता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में, तो जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर नहीं है। अब अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्मिक या न्यूक्लियस की बात करें तो जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस किसको कंटेन करके लगता है, न्यूक्लियोप्लाज्म को, है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसमें जो न्यूक्लियस के ऑर्गेनेलीज होते हैं वो फ्लोट करते हैं, और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसके अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन्स, ठीक है, प्लस न्यूक्लियोलोलस प्रेजेंट होता है। अब ये न्यूक्लियोलोलस क्या होता है, मेम्ब्रेन अनबाउंडेड स्ट्रक्चर, यानी कि नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, ठीक है। अब जो ये न्यूक्लियोलोलस होता है यही क्या है, एक्टिव साइट है राइबोसोमल आरएनए के सिंथेसिस की, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो राइबोसोमल आरएनए है उसका सिंथेसिस कहाँ पर होता है, न्यूक्लियोलोलस में। साथ में ये किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, किसमें, न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 rRNA, यानी कि राइबोसोमल आरएनए क्या है, एक्टिव साइट है नॉन मेम्ब्रेनियस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में, ठीक है, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। तो ऑप्शन 3 इसका क्या है, राइट आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल्स आरएनए अकर इन। अभी हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जो राइबोसोमल्स आरएनए है वो उसका जो एक्टिव सिंथेसिस है, बायोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा था, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस की भी बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलोलस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियो प्रेजेंट क्या है, एक्टिव साइट है बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल्स आरएनए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है सिंपली वो क्या हो जाता है, न्यूक्लियोलोलस, ठीक है। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें तो राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, तो इसका आंसर नहीं है, गोल्जी अपरेटस शिपिंग सिस्टम है, ठीक है। और अगर हम माइक्रो बॉडीज़ की बात करें तो ये क्या करता है, स्टोर करता है लिपिड को कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन 4 क्या है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनीज डज नॉट कंटेन डीएनए, कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो डीएनए को कंटेन नहीं करता है। अब अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ये क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स। ऑप्शन 3 की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स, और ऑप्शन 4 की बात करें तो लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। सबसे पहले हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, जहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है।
तो ये इसका राइट आंसर नहीं है। अगर हम न्यूक्लियर एनवलप की बात करें तो न्यूक्लियर एनवलप में क्या है, डीएनए नहीं होता है, क्योंकि इसमें डीएनए नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या है, जितने भी क्रोमेटिड्स होते हैं ये सब प्रेजेंट रहते हैं। तो ये क्या है, इसका राइट आंसर नहीं है। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम की बात करें तो मैंने क्या बोला, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है। और लेकिन अगर लाइसोसोम्स की बात करें तो लाइसोसोम में क्या है, डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया में तो प्रेजेंट है, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। अब अगर हम क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल्स की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट का खुद का एक डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। लेकिन वैक्यूल्स जो होता है, वैक्यूल्स में डीएनए नहीं होता है, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर नहीं है। अब अगर हम ऑप्शन 4 की बात करें तो मैंने क्या बोला, लाइसोसोम्स में भी डीएनए प्रेजेंट नहीं है और वैक्यूल्स में भी डीएनए प्रेजेंट नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है। न्यूक्लियर एनवलप की बात करें तो न्यूक्लियर एनवलप में डीएनए नहीं होता है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, जो एटीपीज का प्रोडक्शन करती है, तो इसका क्या है, डीएनए प्रेजेंट होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट है लेकिन न्यूक्लियर एनवलप में डीएनए प्रेजेंट नहीं है, तो ये राइट आंसर नहीं है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम्स की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है लेकिन लाइसोसोम्स में डीएनए नहीं होता, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन 3 की बात करें, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट का एक खुद का सेल्फ डीएनए होता है, या बोल सकते हैं हम खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, और वैक्यूल्स में डीएनए नहीं होता है, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। लेकिन ऑप्शन 4 की बात करें तो लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स, इनमें क्या है, दोनों में ही डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूल्स इन प्लांट, जो पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं कैसी होती है, ठीक है। अगर हम वैक्यूल, अब ऑप्शन इसमें क्या बोला है, इज अ मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन स्टोरेज प्रोटीन एंड लिपिड। अब इन्होंने क्या बोला कि मेम्ब्रेन झिल्ली से बंधा हुआ होता है और ये किस में हेल्प करता है, प्रोटीन और लिपिड के स्टोरेज में। सेकंड ऑप्शन इन्होंने बोला कि झिल्ली से बंधा हुआ तो है लेकिन इसमें क्या है, जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं या फिर वाटर होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। थर्ड इन्होंने बोला कि मेम्ब्रेन नहीं होती है लेकिन एयर प्रेजेंट होती है। फोर्थ ऑप्शन इन्होंने बोला कि मेम्ब्रेन नहीं होगी लेकिन क्या है, वाटर और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होंगे। अब हम अगर वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स में। और वैक्यूल्स को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, स्पेलेंजेनी ने, ठीक है। स्पेलेंजेनी ने वैक्यूल्स को डिस्कवर किया। इन्होंने क्या बोला, जो वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स क्या है, एक यहाँ पे क्या है, नॉन लिविंग एक्टिविटीज़ होती है और ये क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। तो अगर हम ऑप्शन ए और बी की बात करें तो उन्होंने बोला मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ठीक है। और ऑप्शन 3 में क्या है, लैक ऑफ मेम्ब्रेन, फोर्थ में भी लैक ऑफ मेम्ब्रेन, तो ऑप्शन 3 और 4 तो पहले ही हट जाता है। अब हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड बचता है, ठीक है। अब अगर हम आगे के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो ये मेम्ब्रेन होती है ना, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ये मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है। यानी कि जो वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन बाउंडेड लेयर होते हैं उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और ये टोनोप्लास्ट होती कैसी है, सेमी परमेएबल, यानी कि सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंस को ही अपने में से परमिट करने देगी, ठीक है। और वैक्यूल्स क्या करेगा, नॉन लिविंग जितने भी सब्सटेंस होते हैं उसके लिए एक रिजर्वायर का काम करेगा। मतलब कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगे या फिर वाटर हो गए, सेक्स सब्सटेंस होंगे, उनको क्या करेगा, अपने अंदर कंटेन करके रखेगा, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में बात करें तो ये क्या है, लिपिड और प्रोटीन तो नहीं कर रहा, तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया। तो ऑप्शन 2 क्या है, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन 2 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है कि इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो अ सेल ऑर्गेनीज कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, की जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो कौन सा कोशिकांग कैरी करता है, ठीक है। अब ऑप्शन में दिए गए लाइसोसोम, सेकंड है माइक्रोसोम, थर्ड है राइबोसोम्स और फोर्थ है मीजोसोम। अब ये तो आपको वैसे पता ही होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगर हम राइजोसोम की बात करें तो ये क्या है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम को कैरी करता है। माइक्रोसोम्स की बात करें तो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, स्ट्रक्चर को इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो ये इसका राइट आंसर नहीं है। राइबोसोम्स की बात करें तो क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। मीजोसोम की बात करें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ फ्रेगमेंट होते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो ऑप्शन ए लाइसोसोम क्या है, सुसाइडल बैग और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को कैरी करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। इसमें कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिया गया, हमें इसके फंक्शन को बताना है, ठीक है।
अब पहला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, मैंने आपको बताया था इसमें क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसका जो मेजर काम होता है वो होता है लिपिड सिंथेसिस। तो हम ऑप्शन ए को किससे मिलाएंगे, ऑप्शन सेकंड से। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात करें तो इसमें क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसका काम क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। इसको हमने ऑप्शन बी से मिला दिया। अब गोल्जी अपरेटस है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, जो गोल्जी अपरेटस होता है ग्लाइकोलाइजेशन में, क्योंकि ये क्या करता है, एक सिपिंग सिस्टम का काम करता है। जितना भी प्रोटीन है, लिपिड सब्सटेंस है, उसको क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैरी करेगा और क्या है, जहाँ पे भी यूज़ होना होगा वहाँ पर लेकर जाएगा। तो इसको सी को हम किससे मिला देते हैं, थर्ड से। अगर हम सेंट्रियोल्स की बात करें तो स्पिंडल फॉर्मेशन ऑब्वियस सी बात है सेंट्रियोल्स में होता है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, क्रोमेटिन थ्रेड या फिर जितना भी सेल डिवीज़न का प्रोसेस होता है उसमें हेल्प करता है। तो ऑप्शन डी को हमने किससे मिलाया, फोर्थ से। तो अगर हम इसमें मैच करें तो ए को हमने किससे मिलाया, लिपिड सिंथेसिस सेकंड से, बी को हमने किससे मिलाया, प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि फर्स्ट से, गोल्जी अपरेटस का आंसर क्या था, थर्ड, ठीक है। और सेंट्रियोल्स क्या था, स्पिंडल फॉर्मेशन, यानी कि डी। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो सेल डिवीज़न है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और ट्राई करेंगे कि आपके एग्ज़ाम से पहले जितनी भी टेस्ट सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाए। थैंक यू क्लास।